हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। जो पहला प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने समझा कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में फ्रांस में डेमोक्रेसी आता है, जो काफ़ी कमज़ोर किस्म का गवर्नमेंट था, जिसका पूरा फ़ायदा उठाया नेपोलियन ने। और नेपोलियन ने उस डेमोक्रेटिक सरकार को हटाकर अपना रूल स्टार्ट किया, जिसको हम कहते हैं नेपोलियनिक पीरियड। ये एक तरीके का डिक्टेटरशिप था दोस्तों। चूंकि नेपोलियन का समय के साथ में लालच बहुत बढ़ता गया और वो फ्रांस के बाद में पूरे दुनिया का रूलर बनना चाहता था। इसी प्रोसेस में उसने अपना बहुत सारे दुश्मन बना लिए और उन्हीं सभी दुश्मनों ने मिलकर नेपोलियन के ऊपर अटैक कर दिया। और इस अटैक को हम कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू के बाद में नेपोलियन का जो पूरा सत्ता था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद में एक नया पीरियड स्टार्ट होता है ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में, जिसको हम बोलते हैं मोनार्की पीरियड। जो पहले फ्रांस में मोनार्की चलता था ना, बोर्बन डायनेस्टी का, वो मोनार्की सिस्टम फिर से वापस आ गया है ना। अब उसके बाद का जो कहानी है वो इस वाले हम पार्ट में देखेंगे, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। इसका थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको कहानी पहले बता देता हूँ। कहानी ये है कि जो मिड ऑफ 18th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी का मतलब द पीरियड फ्रॉम 1700 टू 1800 इज कॉल्ड एज 18th सेंचुरी। तो अगर मैं मिड ऑफ 18th सेंचुरी बोल रहा हूँ, मतलब 1750 का जो पीरियड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो उस समय ऐसा कोई नेशन स्टेट था नहीं। उस समय जो पूरा नेशन स्टेट था वो बेसिकली जो आप देखते हैं ना किंगडम वगैरह, तो किंगडम, डचेस, कैंटन्स, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है आगे। इसमें दोस्तों पूरा डिवाइडेड होता था। जो लोग वहाँ पर रहते भी थे उनमें कोई ऐसा बात नहीं था, ऐसा फैक्टर नहीं था जो सभी लोगों को यूनाइट कर सके, एक कर सके, है ना। उनमें सिर्फ एक ही बात कॉमन थी कि वो सभी एक एम्पेयर के अंडर पे आते थे, एक राजा के अंडर पे रहते थे। ओके तो चूंकि उनमें कोई यूनिटी वाली बात ही नहीं थी, यूनिटी वाली फीलिंग ही नहीं थी, वो तो देश का इमेजिनेशन करेंगे ही नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। तो यही बात यहाँ पर आ रही है कि उनमें देश की जो भावना है, देश की जो भावना, देश बनाने का जो भावना है, वो कैसे आया, कैसे बना, इसी चीज को हम समझेंगे इस वाले चैप्टर, इस वाले पार्ट में, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये जो नेशनलिज्म है ये कैसे बनता है पूरे यूरोप में, ये हम समझने वाले हैं इस पूरे पार्ट में, है ना। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखिए क्या लिखा है। मिड ऑफ 18th सेंचुरी में कोई नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इसके बाद में मैं आपको रिटर्न नोट्स भी दूंगा, है ना, इसी पर्टिकुलर स्लाइड्स में। उसके बाद में देखिए, प्रेजेंट डे कंट्रीज वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस एंड कैंटन्स। ओके, अब दोस्तों ये किंगडम जो है, जैसे आप जानते हैं एक राजा का जो पूरा एरिया रहता है उसको दोस्तों हम कहते हैं किंगडम, है ना। ये डचेस क्या होता है? ये डचेस दोस्तों किंगडम से छोटे वाले एरिया को कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ड्यूक, है ना, तो ड्यूक मतलब राजकुमार जो आगे जाके राजा बनेगा। तो राजकुमार भी एक छोटे से हिस्से को रूल करता है दोस्तों। तो उस छोटे से हिस्से को हम क्या कहते हैं? डचेस कहते हैं। उसी तरीके से है कैंटन। कैंटन मतलब कि कोई अगर बड़ा एम्पायर है तो उसका जो सब डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं कैंटन्स, है ना। जैसे एक भारत है, भारत में स्टेट्स होते हैं, तो एक इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेट ओनली, दिस कैंटन्स, है ना। आपको आई होप कि समझ में आया होगा। सबसे बड़ा होता है किंगडम, है ना, फिर जो डचेस हैं, फिर एक छोटा सा हिस्सा जो है देश का वो क्या कहलाता है? कैंटन्स कहलाता है, सब डिवीजन जिसको हम कहते हैं। ओके, अब इन तीनों ही एरियाज को रूल कौन कर रहा है? ऑटोक्रेटिक मोनार्क। ऑटोक्रेटिक मतलब जो खुद अपना खुद डिसीजन लेता है, सेल्फ रूल करता है ना। यस, अपने से खुद पूरे देश में रूल करता है, जो कि कौन है दोस्तों? मोनार्क है। तो जो राजा है उसके ऊपर तो कोई होता नहीं था, वही नियम बनाता था, वही उसको इम्प्लीमेंट करवाता था, वही सजा देता था। ओके, तो वो जो राजा है उसके पास में सुप्रीम अथॉरिटी रहती थी, वो हर डिसीजन खुद से ले रहा है, इसीलिए हमने उसका नाम दिया है ऑटोक्रेटिक मोनार्क, है ना। तो मोनार्क इस पूरे एरिया में रूल कर रहा है और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग हैं। अलग अलग भाषा, लैंग्वेज में बात करने वाले लोग, अलग अलग कल्चर, डाइवर्सिटी को डाइवर्सिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, चाहे वो कल्चर की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, है ना। यहाँ पर दिखाया था ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्पेयर। मतलब उनमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी कि वो सभी एक एम्पेयर को दोस्तों बिलोंग करते थे, है ना। आई होप कि ये वाला जो स्लाइड है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यहीं पर जो है हमने इसको नोट्स के फॉर्मेट में भी आपके पास प्रेजेंट किया है। ये आप बिल्कुल कॉपी में अपने नोट्स के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने देश की बात की थी, जो आज हम देश जानते हैं, वो उस समय एक पर्टिकुलर किंगडम या फिर डचेस या फिर कैंटन्स में डिवाइडेड थे। जैसे जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है। इसको आप अपने नोट्स में, कॉपी में, नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखेंगे दोस्तों, है ना।
इन ये जो है पर्टिकुलर एरियाज कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे, कोई पर्टिकुलर कॉमन कल्चर इनमें नहीं था। जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उनमें कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना ही नहीं थी, कोई कॉमन कल्चर ही नहीं था। सभी का लैंग्वेज, सभी का कल्चर, सभी का ट्रेडिशन जो है दोस्तों वो अलग अलग था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हमारे भारत देश का एग्जांपल दूं तो भारत देश में जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उनमें एक कोई सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था उस समय। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट वाले नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, साउथ इंडिया में मस्त था, है ना। तो इस तरीके से हमारा देश पूरा डिवाइडेड था दोस्तों। लेकिन जब गांधी जी और बहुत बड़े बड़े जो हमारे नेशनल हीरोज आते हैं तो वो जगाते हैं नेशनलिज्म की भावना पूरे देश में। तब पूरे देश में ये लहर बनती है कि हमको हमारे पूरे देश को एक करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको एक करना है। अरे समझ में, तो ये नेशनलिज्म की भावना जगानी पड़ती है फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पर जो है लोग अभी डाइवर्स हैं, तो इन सभी डाइवर्स लोगों को क्या करना है, एक करना है। और वो कैसे होगा हम आगे समझने वाले हैं बहुत अच्छे से। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर और दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए एक ऑस्ट्रियन हंगरी जो है रीजन है जहाँ पर रूल करने वाला एम्पायर है हैब्सबर्ग एम्पायर। अब यहाँ पर मैं मैप में दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये है ऑस्ट्रिया हंगरी का जो पूरा एरिया है। आप देख सकते हैं मैप में कितना बड़ा एरिया है ये, है ना। बहुत बड़ा टेरिटरी था उस समय। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अल्पाइन रीजन जो कि टायरल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटनलैंड को कंटेन करता था। बोहेमिया है जहाँ पर जर्मन भाषा में बात किया जाता था। लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया है जहाँ पर इटालियन भाषा में बात होता था दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी एक एम्पायर है, लेकिन वहाँ के लोग कितने डाइवर्स लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे जर्मन भाषा भी चल रहा है, इटालियन भाषा भी चल रहा है, माइगर भाषा भी चल रहा है, पॉलिश भाषा भी चल रहा है, सब तरीके की भाषाएं यहाँ पर चल रही है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये है ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर। ये थोड़ा सा मैं मैप बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर विजन मिल पाए। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए ये पूरा ये जो है आप देखेंगे ये ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले में माइगर भाषा का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए लॉम्बार्डी वेनेशिया जो इटली के पास में है, यहाँ पर देखिए ये जो है ना ये इटली है दोस्तों। तो चूंकि इटली के पास में है इसीलिए यहाँ पर इटालियन भाषा में बात किया जा रहा है। ये देखिए ये आपका बोहेमिया है, तो बोहेमिया जो प्रूशिया जर्मनी वाला हिस्सा है ना, तो चूंकि वहाँ पर है तो बोहेमिया में कौन सी भाषा चल रही है, जर्मन लैंग्वेज चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पोलैंड है ना, तो पोलैंड में आप देखेंगे तो पॉलिश भाषा चल रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट एरियाज में जो उस समय ऑस्ट्रियन हंगरियन वाले रीजन में आते थे, उस समय हर जगह पे आप देखेंगे अलग अलग लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि एक यूनिटी जो है ना वो आ नहीं पा रही है ना। वो सब एक ही तरीके से यूनाइटेड हैं कि उनका जो रूलर है वो एक है, जो उनका एम्पेरर है वो एक है दोस्तों, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे नो पॉलिटिकल यूनिटी बट अ कॉमन रूलर। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पॉलिटिकल यूनिटी थी ही नहीं, उनके पास ना तो वोटिंग राइट्स था ना तो फ्रीडम था, उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ था, दैट इज उनका जो राजा है, उन सभी लोगों का जो राजा है वो एक था दोस्तों। बस इतना ही कॉमन फैक्टर था, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अब थोड़ा सा दोस्तों समझ लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि उस समय का जो यूरोप था उसमें कोई यूनिटी थी ही नहीं, सब पूरा किंगडम में डिवाइडेड था, है ना। आज एक किंगडम है तो कल वो दूसरा किंगडम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल उस समय कोई ऐसा बाउंड्री नहीं था, जैसे आज बाउंड्री है, भारत एक देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो ये बाउंड्री है। उस समय ऐसा कोई फिक्स बाउंड्री नहीं था, एक राजा दूसरे एरिया पर कब्जा कर रहा है, दूसरा राजा तीसरे एरिया पर कब्जा कर रहा है, तो एक जो पर्टिकुलर एक स्टेबिलिटी थी ना वो उस समय थी ही नहीं, है ना। तो लोगों में भी यूनिटी था नहीं, आ रहा समझ में। तो इस तरीके से चीज़ों को हमको कनेक्ट करते हुए चलते जाना है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। तो उस समय का जो यूरोपियन सोसाइटी था वो बेसिकली 3 भागों में डिवाइडेड था दोस्तों। जैसे कि कभी भी आप देखेंगे समाज में 3 वर्ग होते हैं, एक होता है अपर क्लास, दूसरा होता है लोअर क्लास और तीसरा होता है मिडिल क्लास, है ना। तो ये 3 वर्ग होते हैं हर समाज में। तो यहाँ भी यही 3 जो वर्ग है, तो जैसे कि जो अपर क्लास है ना दोस्तों, उसको हमने नाम दिया है यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली हम इनको कहते हैं, है ना। तो ये दोस्तों बहुत ही अमीर वर्ग था, जिनके पास बहुत बड़े बड़े ज़मीन थे, स्टेट्स जिन्हें कहा जाता है, कंट्री साइड जो गांव जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी होते थे, अर्बन एरियाज में भी होते थे। दे वर एक्सट्रीमली रिच,
अब आप बताइए कि समाज में अमीरों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है कि बहुत कम होती है दोस्तों? तो ऑब्वियसली समाज में जो अमीरों की संख्या है वो बहुत कम होती है ना। और चूंकि इनके पास पैसा है तो इनके पास पावर भी होता था, सभी राइट्स ही बहुत इंजॉय करते थे, समाज में इनका जो पोजीशन था वो बहुत प्रभावशाली था, डोमिनेटिंग पोजीशन था दोस्तों इनका, है ना। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया? एरिस्टोक्रेट्स। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एरिस्टोक्रेट्स उस समय राजाओं को सपोर्ट करते थे। दे वर इन फेवर ऑफ राजा और दे वर इन फेवर ऑफ रॉयल फैमिली। क्यों? क्योंकि चूंकि राजा भी बहुत अमीर है, एरिस्टोक्रेट्स भी बहुत अमीर हैं, तो इनमें जो है ना वो फैमिली रिलेशन बन जाता था दोस्तों। एक मैरिज जैसे होता था इनमें, बहुत कॉमन था मैरिज वगैरह। तो चूंकि मैरिज होता था इनके फैमिलीज में, तो इसलिए मैरिज से ये आपस में रिलेटिव्स बन जाते थे और इनका रिलेशन, जो रॉयल फैमिली और ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, इनका जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता था, है ना। अभी कोई राजा है तो ये गरीब लोगों से थोड़ी ना शादी करेंगे, वो तो अमीर से ही शादी होगा ना उनका। तो इस वजह से चूंकि आपस में रिलेटिव्स बन जाते थे, इसलिए हमेशा ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं ये किन के सपोर्ट में होते थे दोस्तों? याद रखिएगा, किंग के सपोर्ट में रहते थे। और उसी के जस्ट अपोजिट थे पीजेंट्री। कौन थे दोस्तों? पीजेंट्री। अब पीजेंट्री मतलब कि पुअर क्लास। अब यहाँ जो लोग हैं वो बहुत ही गरीब हैं, इनकी जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे अमूमन समाज में होता है, इनकी संख्या क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। ओके। और इसके अलावा इनके पास कोई बेसिक राइट ही नहीं है, छोटे छोटे राइट्स के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, समाज में इनको बहुत इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे आप एरिस्टोक्रेट्स में हाई क्लास, लेस पॉपुलेशन, डोमिनेटिंग एंड कंसिस्ट ऑल राइट्स, है ना। पीजेंट्री में लो क्लास, मोर पॉपुलेशन एंड नो राइट्स, ये हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दोस्तों समय के साथ में क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा, एक गरीबी भी अपने आप में कई बार जो है वरदान बन जाता है, अभाव का प्रभाव जिसे हम कहते हैं, है ना। तो जब आपके पास कुछ नहीं होता तो हर चीज़ का आपको वैल्यू पता चलता है। बोलते हैं ना कि जब किसी के पास कोई चीज़ नहीं होती तब उसको उस चीज़ की वैल्यू पता होती है। जब हमारे पास में पैसा नहीं होता तब हम उस पैसे की कदर करना सीखते हैं। तो यहीं से कुछ लोगों ने बहुत मेहनत किया और अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा ऊपर लेके गए। जैसे कि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ तो बहुत से लोगों ने बिजनेस करना चालू कर दिया, इंडस्ट्रीज ओपन चालू कर दिया, है ना। और भी बहुत अच्छे चीज़ें उन्होंने किए और अपने स्टेटस को इम्प्रूव किया। और उन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया उसको दोस्तों उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने और अपने बच्चों के एजुकेशन में। और जब उनको एजुकेशन मिला तो उनको नए आइडियाज़ मिले, और जब उनको नए आइडियाज़ मिले तो उनको पता चला कि ये जो मोनार्की सिस्टम है, राजा रानी वाला सिस्टम है, वो बहुत ही ख़राब सिस्टम है और इसको हम ख़त्म करके अपना खुद का गवर्नमेंट स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कैसा गवर्नमेंट होगा दोस्तों? डेमोक्रेटिक, जहां पर लोग सेंटर में होंगे, राजा सेंटर में नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर मिडिल क्लास है दोस्तों, ये होगा किंग के अगेंस्ट में होगा और ये कोशिश करेगा कि कैसे भी करके पूरे यूरोप में क्या इस्टेब्लिश हो जाए? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश हो जाए दोस्तों। ओके, आई होप दिस पिक्चर इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक कहावत भी है, एक बहुत फेमस कहावत भी है कि अपर क्लास इतना अमीर होता है कि उनके पास कितना पैसा है उनको पता ही नहीं होता दोस्तों। और जो गरीब है उनके पास कुछ होता ही नहीं तो उनको भी पता नहीं होता कि उनके पास कितना पैसा है। अमीर जो है वो इतना खा कर जो है वो मर जाता है और गरीब के पास कुछ नहीं है तो मर जाता है। अंडरस्टूड। अमीर जो है यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, कि इतना उनके पास पैसा है कि उनको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दे आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन ऑल दी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। गरीब जो है यहाँ पर अनपढ़ है, अशिक्षित है, सुबह शाम देर रात वो काम कर रहा है, तो उसके पास समय ही नहीं है कि वो अपने काम से बाहर जाकर कुछ सोच सके। अंडरस्टूड, है ना, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो सुबह शाम देर रात अपने काम में ही लगे हुए हैं। दे आर कम्प्लीटली स्ट्रगल विद देयर लाइफ। तो उनके पास वो समय ही नहीं है कि वो सोच सके कुछ आगे जाके। उनके पास वो समय ही नहीं है जिससे वो अपने आप को एक करके राजा के खिलाफ लड़ सके। तो ये जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना राजा के खिलाफ लड़ने का, ये दोस्तों आ जाता है मिडिल क्लास के ऊपर। किसके ऊपर? मिडिल क्लास के ऊपर, है ना। तो आगे जाके यही जो मिडिल क्लास है वो किंग के खिलाफ रिवॉल्यूशन करेंगे और मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके जो नया सिस्टम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाला,
वो सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे, है ना। तो वो कैसे होगा हम आगे जानेंगे, आगे समझेंगे। ओके, यस, इसको नोट्स के फॉर्मेट में हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि हमने इमेज के फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश की है। देखिए एरिस्टोक्रेट्स, इनका पहनावा, रहन सहन काफ़ी अलग था। दे वर वेरी हाई क्लास पीपल, है ना। यहाँ पर पीजेंट्री देखिए जो काफ़ी गरीब थे, सुबह शाम रात बेचारे बस काम ही करते रहते थे, है ना। और उसके बाद ये जो नया मिडिल क्लास आया ना दोस्तों, जिनके पास एजुकेशन था, आइडिया था, आगे जाके यही क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, रिवॉल्यूशन करेंगे और देश में क्या लेके आएंगे, बदलाव लेके आएंगे। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने इसको नोट्स के फॉर्मेट में बना दिया है आपको। सोशली एंड पॉलिटिकली एरिस्टोक्रेट जो अपर क्लास था वो काफ़ी डोमिनेटिंग था दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है। ये नोट्स आप बिल्कुल अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। दे ओन्ड स्टेट्स, स्टेट्स मतलब कि बहुत बड़े बड़े जमीन होते हैं ना, जिससे जागीर कहा जाता है, ये होता है स्टेट्स, है ना। तो स्टेट्स उनके गाँवों में भी थे, रूरल एरियाज में भी थे जिनको कंट्री साइड कहा जा रहा है, और टाउन हाउसेज में भी थे दोस्तों, शहरों में भी था। बहुत अमीर वर्ग था ये, है ना। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी, चूंकि वो उच्च वर्ग से थे और ऐसा माना जाता है कि उच्च वर्ग के लोग उस समय फ्रेंच की भाषा ज़्यादा बोलते थे, तो वो हमेशा आपस में फ्रेंच भाषा में ही बात किया करते थे दोस्तों। देयर फैमिलीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज एंड मैरिज। तो चूंकि आपस में वो उनका मैरिज वगैरह होता रहता था, इसलिए उनके बीच का जो रिलेशन था वो बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था। राजा से उनका बहुत अच्छा रिलेशन था। ओके, इस वजह से वो राजा और मोनार्क सिस्टम को काफ़ी सपोर्ट करते थे ये एरिस्टोक्रेट्स वाले। और चूंकि ये रिच थे इसलिए इनकी संख्या जो थी वो काफ़ी कम थी दोस्तों। हर समाज में आप देखेंगे अमीरों की संख्या बहुत ही कम होती है, गरीबों की संख्या रिलेटिवली ज़्यादा होती है, कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है ना। तो ये रहा किसके बारे में, एरिस्टोक्रेट्स के बारे में। आई होप कि आपको पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल चुका होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो सेकेंड क्लास है जिसको हमने क्या नाम दिया है दोस्तों, पीजेंट्री, पुअर क्लास, है ना। तो पीजेंट्री जो है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे इन द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, while in eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by the vast estates which were cultivated by serfs। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो यूरोप में जैसे मान लीजिए कि ये पूरा यूरोप है, ये क्या है दोस्तों, यूरोप है। तो यूरोप को जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूरोप दोस्तों दो भागों में बटा था, है ना। एक जो था दोस्तों वो है वेस्टर्न यूरोप और एक है ईस्टर्न यूरोप, है ना। तो वेस्टर्न यूरोप में जो है वो छोटे छोटे सर्फ, छोटे छोटे जो है वो किसान यहाँ पर काम करते थे, है ना। छोटे छोटे यहाँ पर किसान आएंगे। लेकिन जो ये ईस्टर्न वाले में है, ओके, यहाँ पर बड़े बड़े जो है वो स्टेट्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे दोस्तों, स्टेट्स। और चूंकि अब ये बड़े बड़े स्टेट्स थे जिनको जो एरिस्टोक्रेट जो अमीर लोग हैं वो यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, वो यहाँ का मालिकाना हक रखते हैं। तो भाई अब एरिस्टोक्रेट तो आके यहाँ पर फार्मिंग नहीं करेगा ना, तो वो यहाँ पर छोटे छोटे किसानों को रखता था जिनको कहा जाता था सर्फ्स। क्या कहा जाता था दोस्तों, सर्फ्स। उनको एक तरीके से गुलाम की तरह वो यूज़ करता था दोस्तों, है ना। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सर्वडम। इट इज़ अ काइंड ऑफ गुलामी, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्लेवरी, है ना। जो कहाँ पर होता था, ईस्टर्न यूरोप में ज़्यादा होता था, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ज़्यादा होता था। इज इट क्लियर। तो हम एक तरीके से कह सकते थे कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के जो फार्मर्स थे वो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाते थे, है ना। यस, आई होप ये वाला जो पिक्चर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है। अब देखिए हमने समझ लिया अपर क्लास एरिस्टोक्रेट्स को, हमने समझ लिया लोअर क्लास पीजेंट्री को, हमने समझ लिया पुअर क्लास को, हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं मिडिल क्लास में। तो चूंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो मिडिल क्लास है वो बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है ना इंग्लैंड से, याद रखिएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ है। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था 1750 में, 1750 में, है ना। और वहीं से बेसिकली दोस्तों पूरी दुनिया का पिक्चर जो है वो चेंज होना चालू होता है। उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में बहुत से लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बने, बिजनेसमैन बने, प्रोफेशनल्स बने, और उन्होंने अपना जो पैसा है उसको एजुकेशन में लगाया, है ना। और वो बने लिबरल मिडिल क्लास। लिबरल मिडिल क्लास मतलब कि फ्री सोच वाला, बड़ा सोच वाला, वो राजा रानी वाला कंजर्वेटिव नहीं है जो छोटी सोच लेके चलता है कि हम ही खुदा हैं, बाकी सब जो हैं वो गुलाम हैं। लिबरल मिडिल क्लास जो है वो इक्वालिटी को लेके चलना चाहते थे, वो फ्रीडम को लेके चलना चाहते थे, वो फ्रैटर्निटी को लेके चलना चाहते थे दोस्तों। ओके,
तो इसको हमने क्या नाम दिया है, लिबरल मिडिल क्लास। और वो चाहते थे कि हम पूरे देश को क्या कर दें, एक कर दें, नेशनल यूनिटी। जो उस समय बहुत ही डाइवर्सिटी थी ना, वैसा डाइवर्सिटी नहीं, सब जो है डाइवर्स हो लेकिन एक देश के अंदर हो जहां पर लोगों के पास में फ्रीडम हो, लिबर्टी हो। इज इट क्लियर? यस। और वो तभी पॉसिबल है जब हम किसको खत्म कर दें, ये जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस है ना, जब हम इसको एबोलिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, तभी दोस्तों ये चीजें जो है वो पॉसिबल हो पाएंगी, है ना। तो आई होप कि जो मिडिल क्लास वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो इसको दोस्तों आप बिल्कुल अपने नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। दिस ऑल आर दी कंटेंट्स जो आपको बिल्कुल अपने नोटबुक में नोट करना ही चाहिए, है ना। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिडिल क्लास है ना, जैसे मैंने आपको आगे बताया, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जो मिडिल क्लास है वही आगे जाके रिवॉल्यूशन करता है। और इस पूरे मूवमेंट को हम कहते हैं लिबरल नेशनलिज्म। वो रिवॉल्यूशन करेगा आज़ादी के लिए, और इसी आज़ादी के लिए जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उसको हमने नाम दिया है लिबरल नेशनलिज्म। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों वो क्या होगा, लिबरल नेशनलिज्म। किसने किया? मिडिल क्लास ने किया। किसने किया? मिडिल क्लास ने, है ना। तो इसी लिबरल नेशनलिज्म को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए, नाम से ही बड़ा क्लियर है, जब हम नाम पढ़ते हैं तो आइडिया हमको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यहाँ पर आप नाम को बहुत अच्छे से देखेंगे, नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का मतलब है देश बनाना, नेशन बनाना। ओके, कैसा देश? जहां पर लिबरल वैल्यूज हो, फ्रीडम हो। लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, आज़ादी, है ना। तो ऐसा देश जहां पर सभी को क्या हो, आज़ादी हो। ओके, जहां पर आज़ादी हो और कई तरीके की आज़ादी हो, जिसको हम इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। जहां पर लोगों के पास में इकोनॉमिकल फ्रीडम हो, पॉलिटिकल फ्रीडम हो, इस तरीके का वो देश बनाना चाहते थे। कौन? मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास। ओके, यस। अब यहाँ पर आप देखते हैं, लिबरलिज्म जो है दोस्तों वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है लिबर, और लिबर का मतलब होता है फ्री, फ्रीडम। ओके, अब ये कौन कौन से फ्रीडम की बात कर रहे हैं? देखिए, इंडिविजुअल फ्रीडम की, हर किसी को इंडिविजुअली फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपना ओपिनियन रख सके, वो अपने मर्जी का काम कर सके, वो अपने मर्जी के जगह पे घूम सके, है ना। दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल फ्रीडम। सेकेंड है इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या है दोस्तों? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि हर कोई जो है वो नियम और कानून के सामने बराबर रहे। ऐसा नहीं कि एक के साथ में अच्छा व्यवहार हो रहा है तो दूसरे के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा है यहाँ पर गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो गवर्नमेंट अब बने लोगों के कंसेंट से बने। ये कंसेंट मतलब होता है परमिशन। किसका परमिशन? जनता का, पब्लिक का परमिशन। किसके माध्यम से? इलेक्शन के माध्यम से। तो लोगों के पास में वोटिंग राइट्स भी होना चाहिए। तो ये यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक ड्रॉबैक भी था कि जो वोटिंग राइट्स की बात हो रही थी वो सिर्फ मेल के बारे में बात हो रही थी, फीमेल को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया था यहाँ पर, है ना। तो फीमेल वर नॉट हैविंग वोटिंग राइट्स ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड। जैसे मैं सिर्फ अगर फ्रांस की बात करूँ तो फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में। कब हुआ था दोस्तों? 1789 में, जबकि फीमेल को वोटिंग राइट्स मिलता है 1946 में। देख रहे हैं कितना साल का गैप है यहाँ पर। रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, उसके बाद में मेल को वोटिंग राइट्स मिलना चालू भी हो गया था, लेकिन फीमेल को वोटिंग राइट्स मिलते मिलते 1946 लग गया, सिर्फ एक साल पहले हमारे देश की आज़ादी का। हमारे देश को आज़ादी कब मिली? 1947 में। तो 1947 के सिर्फ एक साल पहले फ्रांस की महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिला। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात हम कर रहे हैं, वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग में भी इक्वालिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सफरेज। क्या कहते हैं दोस्तों? यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मतलब होता है, यूनिवर्सल मतलब सभी को, सफरेज मतलब होता है वोटिंग राइट्स। तो यहाँ पर सभी को वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। बेसिकली विमेन वर कंप्लीटली इग्नोर्ड। विमेन और जो गरीब लोग थे उनको इग्नोर कर दिया गया था दोस्तों, है ना। तो आगे जाके विमेन और जो पुअर क्लास है वो बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई हमको भी वोटिंग राइट्स चाहिए, है ना। वो हम आगे देखेंगे। ओके, यस। उसके बाद आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अब भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसके अकॉर्डिंग पूरा देश चले, और जो नियम और कानून है वो कहाँ पर बने? पार्लियामेंट में बने। पार्लियामेंट में नियम और कानून बने किसके अकॉर्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, है ना। लोगों के पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी हो कि लोग अब अपना खुद का घर बना सकें। ओके, फ्रीडम ऑफ मार्केट हो जहाँ पर हर कोई बिजनेस कर सके,
और जहाँ पर एक्स्ट्रा जो बैरियर्स लगते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, वो कुछ ना हो, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से बिजनेस कर सकें और देश जो है दोस्तों वो फ्लरिश हो सके। तो ये सभी चीज को हमने किस में लिया है? लिबरल नेशनलिज्म में लिया है दोस्तों, है ना। यस, यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ मार्केट हम बोल रहे हैं ना, तो फ्रीडम ऑफ मार्केट में एक रिस्ट्रिक्शन था, जैसे कि इसको कहते हैं एल। क्या कहते हैं दोस्तों? एल। ये एक पर्टिकुलर कपड़े को मापने की एक यूनिट है। तो उस समय क्या होता था ना कि एल जो है वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट उसका मेजरमेंट होता था, जिससे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती थी। और कॉम्प्लेक्सिटी अगर है, जटिलता है, तो आप बिजनेस आसानी से कर नहीं सकते। बिजनेस आसानी से कर नहीं सकते तो आप देश को आगे लेके जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि देश को आगे लेके जाने के लिए बिजनेस और प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, इसको कैसे रिमूव किया जाए, इस पर्टिकुलर बैरियर को, कॉम्प्लेक्सिटी को, रिस्ट्रिक्शन को, उसको हम देखेंगे दोस्तों फ्रीडम ऑफ मार्केट में। किस में देखेंगे? फ्रीडम ऑफ मार्केट में, है ना। तो इन सभी फ्रीडम को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पर्टिकुलर भाग है, जैसे कि यहाँ जो है ये इंडिविजुअल फ्रीडम से लेके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, इसको हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? पॉलिटिकल फ्रीडम। ओके। और जो ये दो पार्ट है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी और फ्रीडम ऑफ मार्केट, को हम कह सकते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम। ओके, इकोनॉमिक फ्रीडम। तो दो फ्रीडम में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम। तो चलिए नोट्स के फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लोगों के पास क्या नहीं था? यूनिवर्सल सफरेज नहीं था, इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं थे दोस्तों, महिलाओं के पास वोटिंग राइट्स था ही नहीं, है ना। फ्रांस में सबसे पहले दोस्तों वोटिंग राइट्स का कॉन्सेप्ट चालू हुआ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता था? उन्हीं मेल को मिलता था जिनके पास में प्रॉपर्टी होता था। जो गरीब थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनको कोई वोटिंग राइट का अधिकार था ही नहीं। उसके बाद आप जानते हैं, लास्ट ईयर की ही बात है, क्लास 9th की, कि फ्रांस में जैसे ही डेमोक्रेसी आती है, जैकोबिन क्लब वहाँ पर रूल करना चालू करता है। और जैसे ही जैकोबिन क्लब आता है रूल में, तो उन्होंने सबसे पहले सभी मेल को जो है, एडल्ट मेल को, जिनकी साल 18 साल या उससे ऊपर की थी, उनको दोस्तों 21 साल उस समय का था, है ना। 25 साल पहले था, उसको कम करके उन्होंने क्या किया था? 21 साल किया था। तो 21 साल या उससे ज़्यादा की है जितने भी एडल्ट लोग, उन सभी मेल को वोटिंग राइट्स मिलेगा। पहले गरीब पुरुष को, गरीब जो मेल है, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता था, अब उनको भी दिया जाएगा फ्रांस में। किसके अंडर में? जैकोबिन क्लब के अंडर में। लेकिन अभी भी फीमेल को कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? फ्रांस की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 का जो है वो रिकॉल करना है यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों नेपोलियन आता है। आप जानते हैं ना कि फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद डेमोक्रेसी आया, डेमोक्रेसी को हटा के नेपोलियन आया। और जब नेपोलियन आता है तो उसने इस पूरे वोटिंग सिस्टम को फिर से जैसे पहले था वैसे ही लेके चले गए, और विमेन को उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई विमेन जो है, महिलाएं जो हैं वो माइनर हैं, जिसका प्रोटेक्शन, जिसका जो डिसीजन है वो उनके हस्बैंड और उनके फादर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से विमेन का पूरा जो राइट है, वोटिंग राइट, उसको पूरा छीन लिया गया। पहले था ही नहीं, अब तो बिल्कुल उनको माइनर बोल दिया गया है, जैसे जो बच्चे होते हैं ना उसके स्टेटस में ला दिया गया है। ओके, यहाँ पर लिखा है देखिए, विमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। अब उनका हर डिसीजन कौन लेगा? उनके हस्बैंड और उनके फादर लेंगे। ये बहुत ही खराब सिचुएशन था दोस्तों महिलाओं के लिए। इसीलिए ये जो पूरा पर्टिकुलर यूरोप है, वहाँ हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा था। पैट्रियार्कल पूरा सोसाइटी था दोस्तों वहाँ का, है ना। इसीलिए कहीं ना कहीं हम जो देखते हैं जर्मनी या फिर यूरोप के जो अन्य देश हैं, फ्रांस हो चाहे बाकी देश हो, वहाँ फादरलैंड का कॉन्सेप्ट है। फादरलैंड, है ना। फादरलैंड हम बोलते हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि ले सित्युएंड एंड ला पैट्रे। तो फादरलैंड का वहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर एक पैट्रियार्कल सोसाइटी बहुत पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है ना। पैट्रियार्कल मतलब जहाँ पर पुरुषों का प्रधान होता है, मेल जो है वो डोमिनेट करता है सोसाइटी में। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 19th and 20th सेंचुरी विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन डिमांडेड इक्वल वोटिंग राइट्स। यहाँ पर 19th and 20th सेंचुरी आएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जो है विमेन और बाकी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था मेल, उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया, और लास्ट में जो है 1946 में फाइनली महिलाओं को क्या मिलेगा? वोटिंग राइट्स मिलेगा। तो ये दोस्तों स्ट्रगल रहा है महिलाओं का, स्पेसिफिकली फ्रांस वाले एरिया में, है ना। तो ये कहाँ आ रहा है? पॉलिटिकल लिबरलिज्म में आ रहा है। ओके, पॉलिटिकल लिबरलिज्म में ये सभी पॉइंट्स भी आएंगे, तो इसको भी दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों इकोनॉमिक लिबरलिज्म। क्या आता है?
इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया फ्रीडम ऑफ मार्केट होगा, जहाँ पर जो भी स्टेट पहले इम्पोज करता था टैक्सेस वगैरह, उन सभी को क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, ख़त्म कर दिया जाएगा, एबोलिश कर दिया जाएगा, है ना। यूनिफॉर्म ड्यूटीज मेजर्स एंड वेट्स, तो जो भी मापन का यूनिट होता था और बाकी जो टैक्सेस वगैरह था वो पूरे देश में एक जैसा होगा, ताकि बिजनेस करना बहुत आसान हो सके दोस्तों, है ना। इसका जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था एल, है ना। तो एल का थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं डिटेल में, कि जर्मनी दोस्तों उस समय 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और वहाँ का जो एरिया था, दो एरिया जैसे हैम्बर्ग और न्यूरमबर्ग। तो जैसे आप हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग में जा रहे हैं 1833 में, तो उतने छोटे से डिस्टेंस में 11 जगह पर कस्टम बैरियर लगता था। बैरियर मतलब टैक्सेस, ओके, बैरियर मतलब रुकावट होता है बेसिकली, लेकिन कस्टम जो है वो टैक्स, तो टैक्स लगते थे उतने 11 जगहों पर, और हर जगह आपको 5-5% का टैक्स देना है। तो आप इमेजिन करिए कि अगर हर चेक पॉइंट पे 5-5% का आप टैक्स लगा रहे हैं, तो प्रोडक्ट की एंड जो कॉस्ट है वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। अगर एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई तो लोग बहुत ज़्यादा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे दोस्तों। अगर किसी चीज़ की क्वालिटी उतनी ही है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो लोग कम खरीदेंगे कि ज़्यादा खरीदेंगे? डेफिनेटली उसको कम खरीदेंगे, और अगर उसको कम खरीदेंगे तो ये जो पर्टिकुलर लॉस है वो बिजनेसमैन का लॉस होगा दोस्तों, कि उनका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है या बहुत कम बिक रहा है, और ऐसे कंडीशन में उनको प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो अंत में वो बिजनेस को बंद कर देंगे, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगा समाज में, सोसाइटी में। तो इससे राजाओं को कोई लेना देना था नहीं, है ना। लेकिन जो लिबरल नेशनलिज्म मूवमेंट करा रहे थे एजुकेटेड न्यू मिडिल क्लास, उनको पता था बिजनेस का इंपॉर्टेंस, और वो चाहते थे कि देश में बिजनेस बहुत अच्छे से फ्लरिश हो सके, बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। इसीलिए वो जितने भी अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अननेसेसरी टैक्सेस हैं, उन सभी को हटाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, यहाँ पर वही बात बताया गया है। अब यहाँ देखिए एल जो है उसका हर जगह, फ्रैंकफर्ट में अलग मेजरमेंट है, मेंस में अलग मेजरमेंट है, न्यूरमबर्ग में अलग मेजरमेंट है। तो इस तरीके से पूरे देश में अलग अलग मेजरमेंट था, जिससे कि वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ जा रही थी दोस्तों। तो इसी चीज़ों को ख़त्म करके एक स्टैंडर्ड जो है वो मेजरमेंट का टेक्निक अपनाया गया, ताकि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी आ सके दोस्तों, है ना। अब इसी यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए, इसी फ्रीडम ऑफ मार्केट को लाने के लिए एक कस्टम यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं ज़ोल्वेरिन। क्या कहते हैं दोस्तों? ज़ोल्वेरिन, है ना। तो ज़ोल्वेरिन जो है एक कस्टम यूनियन है, एक ऐसा विभाग जो टैक्स से संबंधित डिसीजन लेता है, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरे जर्मनी को, बेसिकली ये जर्मन जो प्रशिया वाला रीजन है वहाँ इस्टेब्लिश होता है ये, तो पूरे जर्मनी को इकोनॉमिकली एक करना और फ्रीडम ऑफ मार्केट लाना पूरे देश में। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो यहाँ आप देखिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमको क्या अचीव करना है, फ्रीडम ऑफ मार्केट। वी हैव टू अचीव फ्रीडम ऑफ मार्केट। और ये क्या था दोस्तों, एक तरीके का कस्टम यूनियन था, जो कब बना, 1834 में बना दोस्तों, है ना। ये सभी कंटेंट है, आपको बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करते चलना है ना। ये किसके इनिशिएटिव से बना? प्रशिया के इनिशिएटिव से बना। आपको आइडिया अभी तक हो चुका होगा कि प्रशिया जो था वो जर्मनी का पुराना नाम था दोस्तों, है ना। जर्मनी 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट था वो कौन सा था? प्रशिया था। आज प्रशिया किस में आता है? जर्मनी में आता है। तो इसको इनिशिएट किसने किया था? प्रशिया ने किया था, और बाद में जाके सभी जर्मन स्टेट ने इसको ज्वाइन किया दोस्तों। ओके, अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे, जितने भी जो टैक्स वगैरह के बैरियर्स थे, जिससे कि रुकावट बहुत ज़्यादा होती थी, उन सभी को इन्होंने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस समय 30 टाइप के करेंसीज चलते थे, जिससे हमारे देश में पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक सिर्फ एक ही करेंसी चलता है, रुपया। तो उस समय आप यकीन नहीं करेंगे 30 टाइप के करेंसीज चलते थे, जिसको ख़त्म करके सिर्फ 2 पर ला दिया गया। सो 30 करेंसीज को ख़त्म करके सिर्फ 2 करेंसीज को ही अलाउ किया गया, है ना। सो रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। ये क्यों किया गया? ताकि बिजनेस करना आसान हो सके और सिंप्लिसिटी आ सके पूरे प्रोसेस में। ओके, यस। तो यहाँ पर दोस्तों इसी को मैंने नोट्स के फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1834 में कस्टम यूनियन बना, जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन। ओके, ये प्रुशिया के इनिशिएटिव पर बना, है ना। और इन्होंने जो है टैरिफ बैरियर्स को एबोलिश कर दिया, नंबर ऑफ जो करेंसीज को 30 से 2 पे ला दिया। ओके, और इन्होंने कई सारे रेलवेज़ वगैरह को भी स्टार्ट कराया, ताकि जो है वो प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह काफ़ी अच्छे से हो सके। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मतलब फास्ट कर देना। मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, है ना। मोबिलिटी मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो तेज हो सके, जिससे कि पूरा देश जो है
वो और तेजी से तरक्की कर सके और देश एक हो सके दोस्तों, है ना। यस, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स। अब दोस्तों देखिए, आप देश को एक करने के बाद तभी सोचेंगे ना जब आपके पास खाने के लिए पैसा होगा, आपके पास इतना पर्याप्त पैसा होगा कि आपका जीवन अच्छे से चल सके, तब तो आप देश के बारे में सोच सकेंगे। अगर आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा तो आप देश के बारे में नहीं, पहले खाने के बारे में सोचेंगे दोस्तों। इसीलिए एक बहुत बड़ी कहावत है कि देयर इज नो फ्रीडम विदाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा इसको अपने नोटबुक में कि देयर इज नो फ्रीडम विदाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। तो सबसे पहले हमारे पास में फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तब जाके हम बाकी चीज़ों के बारे में सोच सकेंगे। तो एक बार जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप देश के बारे में भी सोचोगे और देश को एक भी कर लोगे दोस्तों। तो यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है ना। यहाँ पर एक प्रोफेसर साहब हैं फ्रेडरिच लिस्ट, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी थी 1834 में कि द एम ऑफ द ज़ोल्वेरिन इज टू बाइंड द जर्मन इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। तो जर्मनी को वो क्या बनाना चाहते थे, नेशन बनाना चाहते थे इकोनॉमिकली, है ना। और जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको कि जर्मन उस समय 39 हिस्सों में डिवाइडेड था, तो उसको एक करके एक देश बनाने का इन्होंने कॉन्सेप्ट देखा था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इट क्लियर कि सभी लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो सभी लोग फिर देश के बारे में सोचेंगे और फिर वो देश को एक कर देंगे। इज इट क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड्स दैट लिस्ट होप्स टू अचीव थ्रू इकोनॉमिक मेजर्स, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिकली ज़ोल्वेरिन को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है? ज़ोल्वेरिन को, है ना। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड्स दैट लिस्ट होप्स टू अचीव इकोनॉमिक थ्रू इकोनॉमिक मेजर्स। तो वो इकोनॉमिक मेजर क्या था? वो इकोनॉमिक मेजर था ज़ोल्वेरिन के माध्यम से फ्रीडम ऑफ मार्केट लाना। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, है ना दोस्तों। अभी तक हमने देख लिया, समझ लिया है बहुत अच्छे से कि सोसाइटी में कौन कौन से वर्ग थे, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। मिडिल क्लास ने लिबरल नेशनलिज्म चलाए। किसके खिलाफ लिबरल नेशनलिज्म? तो इसी कंजर्वेटिज्म के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में पूरे यूरोप में, पूरे फ्रांस में, बेसिकली फ्रांस में, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में फ्रांस में क्या आ जाता है दोस्तों? कंजर्वेटिज्म आ जाता है। तो इसी कंजर्वेटिज्म को हटाने के लिए क्या चला था? लिबरल नेशनलिज्म। तो थोड़ा सा ये कंजर्वेटिज्म के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि जो है ये पहले तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है ये समझ लीजिए, है ना। तो ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। कंजर्वेटिज्म क्या है दोस्तों? पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसमें हम ट्रेडिशन को, इंस्टीट्यूशंस को, जो हमारे कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, वो जो पुराने समाज में चले आ रहे थे उसी को हमको लेके आगे चलना है। और वो बहुत ही क्विक चेंज के खिलाफ थे। अगर चेंज होना भी है तो वो स्लोली ग्रेजुअल चेंज हो, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो, है ना। तो चूंकि पुराने इंस्टीट्यूशंस में मोनार्किक सिस्टम भी आता था, तो ये जो कंजर्वेटिज्म है ये किसको सपोर्ट करता था? मोनार्किक किंग वाले सिस्टम को सपोर्ट करता था दोस्तों। ओके, ये जो कंजर्वेटिज्म फ्रांस में स्टैब्लिश हुआ नेपोलियन के डिफीट के बाद में, जिसको हमने लास्ट पार्ट में बहुत अच्छे से समझा था, है ना। बैटल ऑफ वाटरलू के बाद में जो डिफीट हुआ नेपोलियन का, उसके बाद में जो ट्रीटी ऑफ वियना होता है, उसके बाद में मोनार्किक सिस्टम फिर से वापस आ जाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर है मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। अब चूंकि मोनार्की सिस्टम तो वापस आ चुका था, लेकिन बहुत से जो लोग थे वो ये समझ गए थे कि नेपोलियन ने सभी चीज़ें बहुत खराब नहीं की है। उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाया है, जैसे आर्मी को मॉडर्नाइज करके, कस्टम बैरियर्स को हटा के, ये जो फ्यूडल सिस्टम वगैरह को ख़त्म करके, तो वो काफ़ी अच्छे सिस्टम थे। तो इन्होंने ये प्रपोजल दिया कि मोनार्की सिस्टम वापस आएगा, लेकिन नेपोलियन ने जो कुछ रिफॉर्म लेके आए थे उसको हम लेके आगे चलेंगे, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस तो हमको भी अच्छा रखना है ताकि हमको अच्छा प्रॉफिट हो। आप ये बताइए कि अगर देश का आर्मी स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट राजा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर फ्यूडल सिस्टम में जो फ्यूडल होता था, सामंत होता था, पहले वो पूरा पैसा खुद ही खा जाता था, अब उसको हटा दिया जाएगा तो वो पैसा राजा के पास आएगा कि नहीं आएगा? तो जो रिफॉर्म है, जो पॉजिटिव चेंजेस हैं, अगर हम उसको करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट उस मोनार्क को भी मिलेगा, उस राजा को भी मिलेगा। तभी उस राजा ने नेपोलियन के द्वारा किए हुए उन रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। वो पहले वाले रिवॉल्यूशनरी डेज में नहीं जाना चाहते थे। रादर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, नेपोलियन ने जो चेंजेस इनिशिएट किया था, दैट मॉडर्नाइजिंग कुड बी इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। अब जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है मोनार्की, उसको वो सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। ओके, यस, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कांग्रेस जो मीटिंग हुआ था, तो मैंने ऑलरेडी लास्ट वाले पार्ट में आपको बताया था कि 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू के बाद में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जो है वो नेपोलियन को डिफीट कर देते हैं, है ना। नेपोलियन को डिफीट करने के बाद में दोस्तों एक ट्रीटी ऑफ वीना होता है, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने करवाया था। और मैंने उस वाले पार्ट में भी आपको बताया था कि ड्यूक मैटरनिक जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, क्योंकि ये बीच बीच में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देते रहते हैं। जैसे कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब जब फ्रांस को ठंड लगती है तो पूरे यूरोप को दोस्तों, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। जैसे कि इसका अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं, तो अगर फ्रांस में छोटा सा भी इवेंट हो रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे यूरोप में पड़ रहा है। ये बताने की कोशिश इन्होंने की है। ये जो ड्यूक मैटरनिक साहब है, ऑस्ट्रिया के चांसलर, इन्होंने बताने की कोशिश की है ना। तो आपको दोस्तों इनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छे से लिख लेना है कॉपी में, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में और पूछ लिया जाता है कि भाई इस स्टेटमेंट को किसने दिया था, या फिर ड्यूक मैटरनिक ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था, है ना। तो ये स्टेटमेंट आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, है ना। आगे एक और स्टेटमेंट होगा इनका, उसको भी हम समझेंगे आगे, है ना। यहाँ पर आप देखिए, द डेलीगेट्स ड्यू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वीना ऑफ 1815 अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियन। तो चूंकि उस समय नेपोलियन बहुत बड़े हिस्से पर रूल कर रहा था यूरोप के, तो ट्रीटी ऑफ वीना जो बैटल ऑफ वाटरलू के बाद हुआ था, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जितना ज़्यादा जो चेंजेस किया है नेपोलियन ने, उसको सबको ख़त्म करके मोनार्किक सिस्टम दोस्तों वो हमको फॉलो करना है। एक्सेप्ट कुछ जो रिफॉर्म उसने लेके आया है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी उसने चेंजेस किया है वो सबको हमको ख़त्म करके मोनार्किक सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है। और मोनार्किक सिस्टम अगर इस्टेब्लिश हो जाएगा फ्रांस में, तो जो कंजर्वेटिज्म है, जो कंजर्वेटिव समाज है, वो फिर से वापस आ जाएगा दोस्तों। आ रहे समझ में? बहुत सिंपल सा चीज़ है ना। बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया, डिक्टेटरशिप खत्म हो गया, मोनार्की सिस्टम वापस आ गया, और इसी मोनार्की सिस्टम वाले समाज को ही हम कंजर्वेटिव समाज कहते हैं, है ना। तो कंजर्वेटिव समाज को क्या मिडिल क्लास पसंद करेगा? बिल्कुल पसंद नहीं करेगा दोस्तों। और इसी कंजर्वेटिज्म के खिलाफ में अब होगा रिवॉल्यूशन। क्या होगा दोस्तों? रिवॉल्यूशन, जिसको हम आगे समझेंगे, है ना। और ये जो रिवॉल्यूशन होगा, इसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे? रिवॉल्यूशनरीज। तो आगे हम रिवॉल्यूशनरीज के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत इमेज दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ना, इनके मुंह में आप देख सकते हैं पट्टी बंधी हुई है ना। ये क्लब ऑफ थिंकर्स हैं जो सोचते थे, अपने ओपिनियंस रखते थे। लेकिन अब जब कंजर्वेटिव समाज आ चुका है, राजा रानी वाला समाज आ चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसरशिप फॉलो इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। राजा लोग सेंसरशिप इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। सेंसरशिप का मतलब होता है कि अब आम जनता जो है वो राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, राजा के खिलाफ क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, उनके पॉलिसीज को गलत नहीं बोल सकते। दैट इज कॉल्ड ए सेंसरशिप। तो यहाँ पर जो थिंकर लोग हैं वो बहुत चिंतित हैं इस पूरे सिस्टम से, और उन्होंने अपने मुंह पे पट्टी लगा ली है ताकि वो अब कुछ बोले ना, जैसे कि राजा साहब नाराज हो जाए, है ना। तो ये इसके बारे में बताया गया है। देखिए दोस्तों, ये जैसे एक और लास्ट है यहाँ पर कि कंजर्वेटिज्म जो 1815 में स्टार्ट हुआ था वो ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक मतलब राजा रानी वाला सिस्टम था, जो सभी चीज़ें खुद से मैनेज करते थे वो, ओके, हर डिसीजन खुद से लेते थे वो। They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. अब जो भी चीज़ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन करता था, राजा रानी के ऊपर क्वेश्चन करता था या उनको क्रिटिसिज्म करता था, उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता था। एक सेंसरशिप था दोस्तों। सेंसरशिप मतलब कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, उसको ख़त्म कर देना, बंद कर देना, कि अब आप किसी चीज़ को गलत या सही नहीं बोल सकते। जो चीज़ राजा को पसंद है सिर्फ वही बोलोगे, जो चीज़ राजा को पसंद नहीं है वो आप नहीं बोलोगे। दिस इज कॉल्ड ए सेंसरशिप, ओके।
One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservatism order was freedom of the press. अब इसमें जो लिबरल नेशनलिज्म लोग हैं, लिबरल नेशनलिस्ट लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा डिमांड यही कर रहे हैं कि जो राजाओं ने फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया है उसको सबसे पहले हटाया जाए। क्योंकि राजा क्या करते थे, जो प्रेस चल रहा है उसमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही छपवाते थे अपने लिए, सभी चीज़ अच्छी अच्छी बातें, ताकि जो लोग हैं उसको पढ़ें और राजा के लिए एक अच्छा इमेज अपने दिमाग में बनाएं। वो उस बात को अलाउ ही नहीं करते थे न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए जो राजा के पॉलिसीज या राजा की आलोचना करे, क्रिटिसिज्म करे। इसी चीज को वो खत्म करना चाहते थे, कौन? लिबरल नेशनलिस्ट लोग। और वो डिमांड कर रहे थे कि जो प्रेस है, जो न्यूज़पेपर है, उसको आज़ादी मिले सही को सही दिखाने का और गलत को गलत दिखाने का। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख रहे हैं दोस्तों, इतना सेंसरशिप चल रहा है, इतना सप्रेशन चल रहा है, मोनार्की सिस्टम फिर से वापस आ चुका है। तो इसी के खिलाफ, इस कंजर्वेटिज्म के खिलाफ अब क्या होगा? रिवॉल्यूशन होगा दोस्तों। यस, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है ये रिवॉल्यूशन वाला, जिसको हमने नाम दिया है, टॉपिक का नाम रिवॉल्यूशनरीज। क्योंकि रिवॉल्यूशन कौन करेंगे? रिवॉल्यूशनरीज करेंगे। और इन्हीं में जो सबसे बड़ा नाम है रिवॉल्यूशनरीज में, उनका नाम है गुज़िपी मैज़नी। नाम याद रखिएगा, बहुत ही फेमस नाम है ये, गुज़िपी मैज़नी, जो कहाँ के थे? इटली के थे दोस्तों, है ना। तो यहाँ समझते हैं कि मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड एंड फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटीज। अब थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि गुज़िपी मैज़नी साहब जो थे वो इटली के थे और इनका शुरू से सपना था कि भाई ये जो मोनार्की सिस्टम है उसको ख़त्म करके रिपब्लिक सिस्टम स्टार्ट किया जाए। और चूंकि ये इटली के थे तो ये इटली को दोस्तों एक करना चाहते थे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनका जीवन का मेन ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि उस समय इटली बहुत से पार्ट्स में डिवाइडेड था, है ना। तो इटली को क्या करना चाहते थे? ये एक करना चाहते थे। लेकिन जब इन्होंने अपना पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया तो ये राजा की नज़र में आ गए और राजा ने इनको देश से बाहर कर दिया। जब देश से बाहर चले गए, इटली से बाहर चले गए, तो ओपन तरीके से काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ओपन तरीके से काम करते तो ये मारे जाते। इसीलिए इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज, जो सीक्रेट तरीके से काम करते हैं, जैसे हमारे देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, वो सीक्रेट तरीके से काम करते थे। क्योंकि अगर ओपन तरीके से काम करते तो अरेस्ट हो जाते या फांसी पर लटका दिए जाते। तो इसी तरीके से गुज़िपी मैज़नी जैसे रिवॉल्यूशनरीज ने भी सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया और सीक्रेट सोसाइटी बनाया। जो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन किया था उसका नाम था कार्बोनरी। और आगे जाके कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज जो खुद बनाएंगे, जिसका नाम होगा यंग इटली और यंग यूरोप। ओके, बाद में ये बहुत ट्राई करते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, लेकिन दोस्तों इटली लास्ट में यूनिफाई नहीं हो पाता है। इनके लीडरशिप में ये अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनका पूरा एंड होता है, उसके बाद इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो आगे जाके इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो जो सपना इन्होंने दिखाया था वो लास्ट में अंतिम रूप में कंप्लीट होता है। क्योंकि ये सक्सेसफुल हालांकि नहीं हो पाए, लेकिन इनका इंटेंशन बहुत शानदार था, इनका इंटेंशन बहुत प्योर था। इसीलिए इनको कहा जाता है सोल ऑफ इटली। क्या कहा जाता है दोस्तों? सोल ऑफ इटली, है ना। तो इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमारा जो लाइफ होता है ना दोस्तों, वो सिर्फ सफलताओं और असफलताओं की कहानी नहीं होती है। सिर्फ जो सक्सेस है या फेलियर है ये हमारे लाइफ को डिसाइड नहीं करता। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो इंटेंशन होता है। क्या होता है दोस्तों? इंटेंशन, है ना। तो अगर इंटेंशन सही और हमारे पास जो भी रिसोर्स है उसका हमने सबसे बेस्ट यूज किया है और सबसे बेस्ट हमने एफर्ट दिया है, तो फिर हार जीत मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि आपने कैसे लड़ा, ये मायने रखता है कि आपका इंटेंशन क्या था, है ना। सो अंतिम रूप में जो गुज़िपी मैज़नी हैं उनको क्या कहा जाता है? सोल ऑफ इटली कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ना। तो कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज बने ताकि वो किसके खिलाफ लड़ सके? मोनार्की सिस्टम के खिलाफ लड़ सके, है ना। टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स, टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, ताकि वो आज़ादी के लिए लड़ सके, है ना। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? नेशन स्टेट बनाना, देश बनाना, है ना। और इन्हीं में से एक कौन थे? गुज़िपी मैज़नी साहब, है ना। अब देखिए यहाँ पर
जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इनके बारे में बता दिया है। गुजिपी मैज़नी यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, है ना। यहाँ भी मैंने फोटो में आपको बताया है, ये उनके यंग टाइम का था, ये जब थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं तब का ये फोटो है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए गुजिपी मैज़नी जो जेनोवा में उनका जन्म हुआ। जेनोवा जो है इटली में आता है दोस्तों। अगर मैं आपको मैप दिखा पाऊँ तो दिखाता हूँ। ये देखिए, जब भी कोई प्लेस आए ना तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप मैप में उसको बिल्कुल एक बार आप देख लीजिए, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्तों। ये देखिए, मैं मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, ये है दोस्तों इटली में जो जेनोवा है। यहाँ पर आप देखिए, ये नॉर्थ वाला हिस्सा है। ये देखिए, ये पूरा इटली वाला हिस्सा है दोस्तों, है ना। ये जेनोवा में इनका जन्म हुआ। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर यस, यहाँ पर हम आ रहे थे, है ना। यस, तो ये जेनोवा में है जो इनका जन्म हुआ। दिस वी हैव डन, यस। अब इसके बाद में ये कौन से सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं? सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था? कार्बोनरी। व्हाट वाज द नेम? कार्बोनरी, है ना। 24 साल की थे 1831 में। इन्होंने इटली का एक हिस्सा है लिगुरिया, उसको आज़ाद करने की कोशिश की। वहाँ पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ किया, जिसकी वजह से राजा बहुत नाराज़ हो गए, है ना। और राजा ने इनको देश से निकाल दिया 1831 में, जब वो मात्र कितने साल के थे? 24 साल के थे दोस्तों। फिर उसके बाद में उन्होंने जब देश से वो बाहर चले गए तो उन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म किया, जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। यहाँ पर देख सकते हैं यंग इटली और यंग यूरोप। ये क्वेश्चन आता है, हु हैज़ फॉर्म द टू सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली और यंग यूरोप? तो किसने बनाया है? गुजिपी मैज़नी साहब ने बनाया है। कहाँ बनाया है ये भी आप देख लीजिए। यंग इटली को बनाया गया दोस्तों मर्साइलिस में। कहाँ पर बनाया गया है? मर्साइलिस, जो फ्रांस में है। और यंग यूरोप को कहाँ पर बनाया गया है? बर्ने में, जो कि स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। यंग इटली को बनाया गया था 1831 में। पीरियड याद रखिएगा, 1831। जैसे ही वो देश से बाहर निकलते हैं, यंग इटली बनाते हैं, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इटली को एक करना, मोनार्की सिस्टम से छुड़ाना, आज़ाद करना, है ना। उसके बाद में जो यंग यूरोप है वो दोस्तों बना है 1834 में। कब बना? 1834 में। ये ईयर याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और इसके बाद है, गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू दी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। गुजिपी मैज़नी साहब ये मानते थे कि देश बनाने का जो एक पर्टिकुलर मैसेज है वो भगवान खुद दे रहे हैं, ताकि लोगों का बहुत अच्छे से हम भला कर पाएँ, सर्विस दे पाएँ। तो अगर ये मोनार्की सिस्टम चल रहा है तो इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए और डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए, एक देश बनाना चाहिए, ताकि मैनकाइंड, जो लोगों का भला है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और ये किसका मैसेज है? गॉड का मैसेज है ना। ये मान के चलते थे गुजिपी मैज़नी। दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको एनर्जी देता है दोस्तों। जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जो भगवान से संबंधित चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं आपको गजब का एनर्जी देता है। तो यही एनर्जी लाने के लिए गुजिपी मैज़नी साहब ने ये बात कही थी। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। अब जो इनका विजन है ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, कि हम मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके डेमोक्रेसी अपनाएंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लेके आएंगे, तो ये किनको डरा देता था? जो कंजर्वेटिव्स लोग हैं, जो राजा रानी लोग हैं, उनको डरा देते थे। इसीलिए मैटरनिक, जो खुद राजा थे, ड्यूक थे, राजकुमार थे, है ना, ऑस्ट्रिया के, तो इन्होंने डिस्क्राइब किया है द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो मैटरनिक साहब ने यहाँ पर कहा है कि जो हमारा मोनार्की सिस्टम है, जो राजा रानी वाला सिस्टम है, उसका सबसे बड़ा जो खतरा है, उसके लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है गुजिपी मैज़नी। आ रहा है दोस्तों समझ में? यस। तो इस तरीके से आज का हम यहाँ पर पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आज बेसिकली हमने समझा कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी में कोई नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ये शॉर्ट रिकैप मैं आपको बता रहा हूँ 2 मिनट में, है ना। आज का जो हमने पूरा सेशन में समझा उसको मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। मिड ऑफ 18th सेंचुरी में कोई नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। सभी लोग अलग अलग लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कस्टम में डिवाइडेड थे, और उनका सिर्फ एक ही कॉमन आइडेंटिटी था कि वो एक एम्पायर को बिलोंग करते हैं, एक एम्पायर को बिलोंग करते हैं, एक किंगडम को बिलोंग करते हैं। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो समाज है वो बेसिकली 3 भागों में डिवाइडेड था।
एक को हमने कहा अपर क्लास, दूसरे को हमने कहा पुअर क्लास, तीसरे को हमने कहा मिडिल क्लास, है ना। अपर क्लास बहुत पैसे वाला था, मिडिल क्लास बहुत गरीब था, लेकिन लोअर क्लास बहुत गरीब था, लेकिन जो मिडिल क्लास है दोस्तों, वो समय के साथ में बिजनेस किए, इंडस्ट्रीज ओपन की, और पैसा उनके पास जब आया तो उन्होंने एजुकेशन पे खर्च किया, और एजुकेशन पे जब खर्च किया तो उनको पता चला कि ये जो मोनार्की सिस्टम है वो बहुत खराब है, इसको हटा के हमको लाना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और दोस्तों इसी आधार पे उन्होंने जो कंजर्वेटिव समाज आ चुका था बैटल ऑफ वाटरलू के बाद में फ्रांस में और बाकी पूरे दुनिया के बाकी हिस्सों में, है ना, उनको हटाकर, कंजर्वेटिव समाज को हटाकर, मोनार्की सिस्टम को हटाकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टार्ट करना चाहते थे। कौन? लिबरल मिडिल क्लास। और इसीलिए दोस्तों उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम है लिबरल नेशनलिज्म। क्या नाम है दोस्तों? लिबरल नेशनलिज्म, जिसमें उन्होंने लिबर्टी की बात की, चाहे वो पॉलिटिकल लिबर्टी हो, पॉलिटिकल फ्रीडम हो या फिर इकोनॉमिक फ्रीडम हो, है ना। तो हमने उस लिबरल नेशनलिज्म को बहुत अच्छे से समझा। ओके, उसी में जो लास्ट पॉइंट था वो था फ्रीडम ऑफ मार्केट, और फ्रीडम ऑफ मार्केट को एस्टैब्लिश करने के लिए ज़ोल्वेरिन आया। क्या है दोस्तों? ज़ोल्वेरिन, है ना। तो इन सभी चीज़ों को हमने समझा। लास्ट में हमने देखा जब ये लिबरल नेशनलिस्ट लोग रिवॉल्यूशन करेंगे तो बहुत सारे रिवॉल्यूशंस होंगे, और इसी में से एक जो रिवॉल्यूशनरी थे वो थे गुज़िपी मैज़नी साहब। तो गुज़िपी मैज़नी साहब के बारे में हमने लास्ट में बहुत अच्छे से देखा, समझा, जाना, है ना। तो आज के पूरे एपिसोड में, आज के पूरे पार्ट में हमने इन सभी टॉपिक्स को बहुत शानदार तरीके से समझा है, देखा है, जाना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा ये जो वीडियो है, ये जो पार्ट है पसंद आया है तो बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। हम बहुत ही डिटेल में दोस्तों जाकर आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। अगर आपका कहीं पर कोई भी डाउट हो, चाहे वो कोई की टर्म हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई लाइन हो एनसीईआरटी का, या हमारे एक्सप्लेनेशन के दौरान अगर आपको समझ नहीं आया है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। हम बिल्कुल आपको उसका आंसर करके, रिप्लाई करके आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। ओके, yes, so that's it in this part. We will meet you in the next part. Till then, bye bye, take care, thank you। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा, नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे इन पूरे रिवॉल्यूशंस को जिसका नाम है एज ऑफ रिवॉल्यूशन। यस, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।